आइए देखते हैं कक्षा 11वीं के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के एक लाइन में उत्तर। कुछ प्रश्न मेरे सामने हैं जो कि तिमाही परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे क्षीण बल। तो प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे क्षीण बल जो होता है वह होता है गुरुत्वाकर्षण बल। तो सबसे क्षीण बल कौन सा बल होता है? गुरुत्वाकर्षण बल। कक्षा 11वीं में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जैसे कि द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण। अब द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण क्या होता है? E = m/c², है ना। जहाँ पर E क्या है? E ऊर्जा है। E क्या है? ऊर्जा है। m द्रव्यमान है और c प्रकाश की चाल है। आपको मैं बता दूं कि जो प्रकाश होता है, प्रकाश की चाल होता है लगभग 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। ये प्रकाश की चाल मानी जाती है। इसी प्रकार से गुरुत्वाकर्षण का नियम, तो गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? न्यूटन ने। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? सर आइजक न्यूटन। और इसके बाद आता है प्रकाश का तरंग सिद्धांत। तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत देने वाला वैज्ञानिक है हाइगन। ठीक ऐसा ही पद्धति में मूल राशियों या मूल मात्रकों की संख्या होती है 7। ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते क्वेश्चन हैं, जो कि आपके सामने है। मूल राशियों की संख्या कितनी? 7, और मूल मात्रकों की संख्या भी 7 होती है। इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वह होता है 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम। ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, अर्थात मैं इसको डिनोट कर सकता हूँ me से। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम। ठीक ऐसे ही ज्योति तीव्रता का SI मात्रक कैंडेला होता है। ज्योति तीव्रता का SI मात्रक क्या होता है? कैंडेला होता है। दूरी की जो प्रकृति होती है वह सदैव धनात्मक होती है। दूरी कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती। दूरी कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती। जो विस्थापन होता है वह विस्थापन जो होता है वह दूरी के बराबर भी होता है, दूरी से छोटा भी होता है और शून्य भी होता है। तो दूरी के बराबर भी हो सकता है विस्थापन, है ना, और दूरी से छोटा भी हो सकता है, साथ में शून्य भी हो सकता है। तो कभी कभी पूछा जाता है कि इनमें से शून्य कौन होता है, तो हम बता सकते हैं कि जो विस्थापन होता है वह शून्य हो सकता है। किसी वाहन में तात्क्षणिक चाल को जो मापता है उसको अपन लोग कहते हैं स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर। जो मोटरसाइकिल होती है या जो कार होती है उसमें जो चाल को मापने का मशीन लगा होता है मीटर के पास, वो कहलाता है स्पीडोमीटर। बल का SI मात्रक होता है न्यूटन। बल का SI मात्रक क्या होता है? न्यूटन। और यदि हम इस न्यूटन को अर्ग में बदलें, ठीक है, तो उसका जो CGS मात्रक होता है, CGS मात्रक होता है डाइन। इस प्रकार बल का SI मात्रक न्यूटन और CGS मात्रक डाइन। SI मात्रक और CGS मात्रक के बीच में क्या संबंध होता है? तो 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन। 1 न्यूटन किसके बराबर? 10⁵ डाइन के बराबर होता है। अब हम देखते हैं कि द्विविमीय गति के उदाहरण। तो द्विविमीय गति के उदाहरण अर्थात यदि कोई वस्तु किन्हीं 2 विमाओं में गति करती है, अर्थात समतल में गति करती है, तो समतल में गति करने वाली सभी वस्तुओं की गति को हम कहते हैं द्विविमीय गति। जमीन पर रेंगते हुए कीड़े की गति, इस गति को हम कहते हैं द्विविमीय गति। प्रक्षेप्य गति भी द्विविमीय गति का एक उदाहरण है। ठीक ऐसा ही वृत्तीय गति को भी हम द्विविमीय गति के अंतर्गत कह सकते हैं। अर्थात द्विविमीय गति के उदाहरण है, जमीन पर यदि कोई चीज़ चल रहा है हम उसको भी कह सकते हैं द्विविमीय गति। प्रक्षेप्य गति भी द्विविमीय गति का उदाहरण है और वृत्तीय गति भी द्विविमीय गति का एक उदाहरण है। इसी प्रकार यदि हम त्रिविमीय गति की बात करें तो जो प्लेन होता है, यदि प्लेन उड़ रहा है, अर्थात जो हवाई जहाज़ होता है उसके उड़ने की गति, तो प्लेन की गति क्या कहलाएगी? त्रिविमीय गति, है ना। और जो वायु होते हैं, वायु के अणुओं की गति, वायु के अणुओं की गति, या हम बोले गैस के अणुओं की गति भी एक त्रिविमीय गति के अंतर्गत आता है। अर्थात त्रिविमीय गति हम किसे कहते हैं? यदि कोई वस्तु आकाश अर्थात आसमान में गति करती है, उड़ती है, उसको हम कहते हैं त्रिविमीय गति। सदिशों के योग का गुण, अगर हम बात करें सदिशों के योग का गुण, तो जो सदिश होती हैं वह सहचर्य नियम का पालन करती हैं। किसके पालन करती हैं? सहचर्य नियम का पालन करती हैं। ठीक है।
और हम कहें साहचर्य नियम के साथ साथ वह क्रम विनिमय नियम का भी पालन करती हैं। तो जो पहला मैं लिख रहा हूँ यह है क्रम विनिमय का नियम, अर्थात a प्लस बी प्लस ए के बराबर होती है। हम कहें तो जो सदिश राशियाँ होती हैं वह क्रम विनिमय नियम का पालन करती हैं। दूसरा मैंने क्या बोला, दूसरा क्या है, वह साहचर्य नियम का भी पालन करती है। यहाँ पे मैंने लिखा कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल होता है a प्लस बी प्लस सी के। तो सदिशों का योग का जो गुण है क्रम विनिमय नियम का भी पालन करती हैं, साहचर्य नियम का भी पालन करती हैं। अगर मैं बोलूं कि सदिश a और b के मध्य का कोण थीटा है तो उसके परिणामी का जो परिमाण होगा वह परिणामी का परिमाण हमको कुछ इस प्रकार के सूत्रों द्वारा दिया जाता है। r इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर जो परिमाण होगा r बराबर क्या हो जाएगा, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। दो सदिशों के समांतर होने की क्या शर्त है, दो सदिश समांतर होंगे। अगर दो सदिश समांतर होंगे अर्थात हम बोलें कि दो सदिश समांतर, जैसे कि सदिश a सदिश b के समांतर होगा, लेकिन ये तब संभव है जबकि a क्रॉस b का मान 0 होगा। जबकि a क्रॉस b का मान क्या होगा, 0। अगर a क्रॉस b का मान 0 होता है तो दोनों ही सदिश a और b आपस में समांतर होते हैं। a क्रॉस b का मतलब क्या हुआ कि यदि सदिश a का सदिश b के साथ सदिश गुणा किया जाए और यदि इसका मान 0 आता है तो हम कह सकते हैं कि दोनों ही सदिश आपस में समांतर हैं। और यदि दो सदिश लंबवत होने की शर्तें हमसे पूछी जाए तो a और b परस्पर लंबवत होंगे। कब होंगे, यदि उन दोनों के बीच का जो अदिश गुणनफल है वह 0 होगा। अदिश गुणनफल 0 होने का मतलब ये हो गया कि a डॉट b बराबर 0 आना चाहिए। अर्थात ये जो डॉट है इसको हम साधारण गुणा के रूप में भी कह सकते हैं। इस प्रकार से हम कहते हैं कि समांतर होने की शर्त है a क्रॉस b इज इक्वल टू 0 और लंबवत होने की शर्त है a डॉट b इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसी प्रकार के अन्य वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और आगे भी मैं इस तरीके के कुछ वीडियोस सेंड करता रहूँगा जो कि आपको परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। थैंक यू।